हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो था हमारा राजस्थान का थारका मरुस्थल। और थारके मरुस्थल के अंतर्गत हम अंतिम क्लास में जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था थारके मरुस्थल के विभाजन के बारे में। देखिए, थारके मरुस्थल के विभाजन के बारे में हमने इसको कितने भागों में बांटा था, तो वो बांटा था दो भागों में। पहला शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, थारके मरुस्थल की यदि हम विभाजन की बात करते हैं, यदि हम थारके मरुस्थल की बात करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। विभाजन की यदि हम बात करते हैं तो जो थारका मरुस्थल है हमारा, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो बांटा जा सकता है दो भागों में। पहला होता है अपना अर्धशुष्क मरुस्थल, और दूसरा होता है कौन सा, वो होता है हमारा शुष्क मरुस्थल। कौन सा होता है, शुष्क मरुस्थल। और अर्धशुष्क मरुस्थल एवं शुष्क मरुस्थल को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको बांटा जा सकता है दोस्तों कितने भागों में, दो भागों में। पहला होता है दोस्तों इसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा होता है, तो देखिए, जो थारके मरुस्थल का हम विभाजन करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको बांटा जा सकता है दोस्तों दो भागों में। पहला होता है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल और दूसरा होता है कौन सा, शुष्क मरुस्थल। और जो शुष्क मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको भी बांटा जा सकता है दोस्तों कितने भागों में, दो भागों में। पहला है हमारा बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। इसी प्रकार से जो हमारा शुष्क मरुस्थल है इसको भी कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको बांटा जा सकता है दोस्तों कितने, चार भागों में। कितने भागों में, चार भागों में। एक होता है दोस्तों हमारा कौन सा, घग्गर प्रदेश। कौन सा, घग्गर प्रदेश। दूसरा होता है हमारा कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, तो वो होता है हमारा शेखावाटी प्रदेश। और तीसरे की बात करते हैं तो वो होता है हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा होता है कौन सा, वो होता है गौड़वाड़ प्रदेश। कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा गौड़वाड़ प्रदेश। देखिए, जो थारका मरुस्थल है इसको जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की और दूसरा करते हैं शुष्क मरुस्थल की। और अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो बांटा जा सकता है दोस्तों दो भागों में। पहला होता है हमारा शुष्क कौन सा, बालू का स्तूप युक्त, और दूसरा होता है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। इसी प्रकार से हम शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको बांटा जा सकता है दोस्तों चार भागों में। पहला घग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा है हमारा गौड़वाड़ प्रदेश। अब देखिए, इनको विभाजन करने का आधार किसको माना जाता है, किस प्रकार से इनका विभाजन करते हैं, तो आइए इसको एक कच्चे चिट्ठे के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हुआ हमारा क्या दोस्तों, राजस्थान। क्या हुआ, राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर हमने एक अरावली पर्वतमाला को पढ़ा था। किसको देखा था, यहाँ पर हम देखते हैं किसके बारे में, यह है हमारी कौन सी, अरावली पर्वतमाला। कौन सी, तो यह है हमारी कौन सी, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के जो दक्षिण में जो भाग है इसको कहा जाता है क्या दोस्तों, हमारा थारका मरुस्थल। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है थारका मरुस्थल। अब ये जो हमारा थारका मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसको बांटा जाता है दो भागों में। पहला है हमारा कौन सा, अर्धशुष्क मरुस्थल और दूसरा है शुष्क मरुस्थल।
अब देखिए इसमें अर्धशुष्क मरुस्थल हम किसको कहेंगे और शुष्क मरुस्थल किसको कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारी अरावली पर्वतमाला है इसके समानांतर एक वर्षा रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है 50 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है तो उसको कहा जाता है दोस्तों 50 सेमी वर्षा रेखा। इसके जस्ट पास में एक और वर्षा रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या 40 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी 40 सेमी वर्षा रेखा। अब देखिए 40 सेमी वर्षा रेखा के जो पश्चिम का जो भाग है इसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है हमारा थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है थार का मरुस्थल। अब देखिए ये जो थार का मरुस्थल है इसको एक वर्षा रेखा जिसका नाम है क्या 25 सेमी। कौन सी 25 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों ये तो ये है हमारी कौन सी 25 सेमी वर्षा रेखा। अब ये 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है दोस्तों जो ये हमारा थार का मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांट देती है तो इसको बांट देती है 2 भागों में। कितने भागों में 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से ये तो हुआ हमारा कौन सा अर्धशुष्क मरुस्थल। कौन सा हुआ इसको कहेंगे दोस्तों हम अर्धशुष्क मरुस्थल। कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इसको कहेंगे दोस्तों हम कौन सा शुष्क मरुस्थल। 25 सेमी जो वर्षा रेखा है ये थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांट देती है तो वो बांट देती है 2 भागों में। पहला अर्धशुष्क मरुस्थल और दूसरा होता है हमारा कौन सा शुष्क मरुस्थल। अब देखिए जो शुष्क मरुस्थल है ये कितने भागों में बटा हुआ है तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है हमारा तो वो है दोस्तों कौन सा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब देखिए ये हमारी हुई 40 सेमी वर्षा रेखा और ये होती है हमारी कौन सी 25 सेमी वर्षा रेखा। इधर एक और वर्षा रेखा है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या 10 सेमी। कौन सी 10 सेमी वर्षा रेखा। ये कौन सी वर्षा रेखा है तो ये है दोस्तों हमारी 10 सेमी वर्षा रेखा। अब देखिए कंप्लीट हम थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो थार के मरुस्थल की जो ये वाला कौन सा भाग हुआ पूर्वी भाग और ये वाला भाग हुआ हमारा कौन सा पश्चिमी भाग। तो देखिए जो थार का मरुस्थल है इसकी पूर्वी सीमा का जो निर्धारण जो रेखा करती है वो कौन सी करती है तो वो करती है दोस्तों हमारी कौन सी 40 सेमी वर्षा रेखा। थार के मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है इसका जो निर्धारण करती है वो कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है तो वो किया जाता है दोस्तों हमारी 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो थार का मरुस्थल है इसका जो पश्चिमी भाग है क्या दोस्तों थार के मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा है इसका निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है तो वो किया जाता है हमारी 10 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करेगी 40 सेमी वर्षा रेखा और पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण करेगी वो कौन सी वर्षा रेखा होगी हमारी तो वो होगी 10 सेमी वर्षा रेखा। अब देखिए आगे चलते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं 25 सेमी वर्षा रेखा के बारे में। अब देखिए 25 सेमी जो वर्षा रेखा है ये थार के मरुस्थल को दोस्तों कितने भागों में विभाजित करती है तो ये करती है 2 भागों में। कितने भागों में 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से पहला हुआ हमारा शुष्क मरुस्थल और दूसरा हुआ अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा है इसका निर्धारण किस वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है तो वो किया जाता है दोस्तों ये हुई हमारी कौन सी पश्चिम दिशा और ये वाली हुई हमारी कौन सी पूर्व दिशा। तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है तो वो किया जा रहा है हमारी 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल है इसकी पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण किया जा रहा है
वो कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है दोस्तों हमारी 10 सेमी 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। एक बार दोबारा सुनो, हो सकता है गलती हो गई। देखो ये है हमारी 40 सेमी वर्षा रेखा और ये है हमारी कौन सी 25 सेमी वर्षा रेखा। अब देखिए ये वाली जो दिशा है इसको कहा जाता है पूरब और ये वाली दिशा है हमारी कौन सी, पश्चिम। अब जो अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो ये वाली दिशा हुई हमारी कौन सी, पूरब, और ये वाली दिशा हुई कौन सी, पश्चिम। अब जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसकी जो ये पूर्वी सीमा है इसका निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा कर रही है, तो वो कर रही है दोस्तों हमारी 40 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा कर रही है, तो वो कर रही है हमारी 40 सेमी वर्षा रेखा। इसी प्रकार बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा है इसका निर्धारण किस वर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है, तो वो किया जाता है दोस्तों हमारी 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। इसी प्रकार से हम यदि शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो शुष्क मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है ये वाली दिशा हुई पूरब और ये वाली हुई पश्चिम। यदि हम बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा है तो इसका निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारी 10 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो पूर्वी सीमा है तो शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों हमारी 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। अब देखिए अब जो शुष्क मरुस्थल है ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये बटा हुआ है दोस्तों हमारे 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से, एक है हमारा कौन सा, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और दूसरा है हमारा कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। अब देखिए इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको बांट सकते हैं 2 भागों में। ये ऊपर वाला भाग हुआ हमारा बालू का स्तूप युक्त और ये हुआ बालू का स्तूप मुक्त। कौन सा होता है दोस्तों, जो शुष्क मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो एक है बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। अब इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करते हैं हमारे अर्ध शुष्क मरुस्थल की, तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको हमने बात की थी दोस्तों, पहला घग्गर प्रदेश और दूसरा शेखावाटी और तीसरा नागौरी और उसके बाद में चौथा हमारा गौडवाड़ प्रदेश। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है दोस्तों कौन सा, घग्गर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है घग्गर प्रदेश। और इसके बाद में हम बात करते हैं तो ये वाला जो प्रदेश है इसको कहा जाता है हमारा कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश। इसी प्रकार से ये वाला जो प्रदेश है इसको कहा जाता है क्या दोस्तों, नागौरी उच्च भूमि। कौन सी, नागौरी उच्च भूमि। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है दोस्तों गौडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, गौडवाड़ प्रदेश। तो ये हुआ दोस्तों हमारा कंप्लीट क्या, थार के मरुस्थल का विभाजन। एक बार दोबारा देखो, थार का जो मरुस्थल है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको बांट सकते हैं दोस्तों हम 2 भागों में, पहला अर्धशुष्क मरुस्थल और दूसरा शुष्क मरुस्थल। अब देखिए अर्धशुष्क मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको भी बांटा जा सकता है 2 भागों में, पहला बालू का स्तूप युक्त और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। इसी प्रकार से यदि हम अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको बांटा जा सकता है दोस्तों हमारे 4 भागों में, पहला घग्गर प्रदेश, दूसरा हमारा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र और चौथे की बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा, गौडवाड़ प्रदेश। अब देखिए जो शुष्क मरुस्थल है और अर्धशुष्क मरुस्थल है इसका जो विभाजन करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है हमारी, तो वो है दोस्तों 25 सेमी वर्षा रेखा। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो थार के मरुस्थल की हमारी जो पूर्वी सीमा है
इसका निर्धारण किस वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारी 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं जो पश्चिमी सीमा है, इसका निर्धारण किस वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारी 10 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। अब देखिए ये हुआ हमारा थार के मरुस्थल का विभाजन। अब हम इसमें एक एक करके सभी को, जैसे पहले हम बात करेंगे थार के मरुस्थल, मुक्त मरुस्थल की, उसके बाद में थार का मरुस्थल जो बालू का स्तूप है, बालू के स्तूप से युक्त मरुस्थल की, उसके बाद में बात करेंगे गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। एक एक करके इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते चलेंगे। एक बार आप इसका विभाजन ये वाला डायग्राम बना लो, और इससे पहले आप लिखना जो थार का मरुस्थल है, इसमें एक लाइन लिखनी है आपको शुरू में। थार के मरुस्थल का विभाजन, थार के मरुस्थल का विभाजन जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर दो भागों में किया जाता है। अब इस लाइन के बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है। थार के मरुस्थल का विभाजन लिख करके पहला अर्धशुष्क, दूसरा शुष्क, और इसको बांट देना है दो भागों में, और इसको बांट देना है चार भागों में। इसको ऐसे बांटने के बाद में उसके जस्ट नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है। चलिए बनाओ जल्दी से। देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं किसके बारे में? तो वो करते हैं दोस्तों थार का मरुस्थल है कौन सा? हमारा शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत भी हम जिसके ऊपर बात करेंगे सबसे पहले, वो है दोस्तों हमारा कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। तो हेडिंग डालो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। रुको 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 रुको, एक लाइन और लिखो इसमें पहले। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्या? अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें लिखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण, अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है एवं इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा
किया जाता है। थार के मरुस्थल का विभाजन 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। 25 सेमी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। पहला लिखो इसमें शुष्क मरुस्थल और दूसरा होगा हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है इसका निर्धारण 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है एवं इसकी जो पश्चिमी सीमा है इसका निर्धारण 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। और थार के मरुस्थल के विभाजन की हम बात करते हैं तो 25 सेमी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। पहला अर्धशुष्क मरुस्थल और दूसरा हुआ हमारा शुष्क मरुस्थल। अब इससे आगे आप हेडिंग डालो शुष्क मरुस्थल। कौन सा डालोगे तो वो डालो दोस्तों शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। अब देखिए शुष्क मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 10 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है एवं इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। इससे आगे हम बात करते हैं शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है।
पहला हुआ दोस्तों हमारा बालू का स्तूप युक्त, और दूसरा हुआ बालू का स्तूप पहला बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल और दूसरा हुआ बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। और बालू का स्तूप युक्त की यदि हम बात करते हैं तो यह है दोस्तों 41.50%, और बालू का स्तूप युक्त की बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारा 41, और 41 के बाद में ये हो जाता है दोस्तों 58.50%। बालू का स्तूप युक्त की यदि हम बात करते तो यह है हमारा कौन सा 58.50%, और बालू का स्तूप मुक्त की बात करते हैं तो इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है दोस्तों हमारा 41.50%। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालो कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। किसके बारे में हेडिंग डालोगे, तो अब हम बात करते हैं इसमें आगे बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल के बारे में। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते चलेंगे दोस्तों। पहला बालू का स्तूप का अध्ययन करेंगे, इसके बाद में बालू का स्तूप युक्त का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अर्धशुष्क मरुस्थल में घग्गर प्रदेश के बारे में, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश के बारे में, उसके बाद में गौडवाड़ प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, इन सभी के बारे में एक एक करके बिंदु वाइज सिस्टमेटिक तरीके से हम इनका क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करते हुए चलेंगे। ये उतारो, हो गया कंप्लीट। चलिए पहले हेडिंग डालो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। कौन सा दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। अब देखिए, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो इसके नाम से ही साफ स्पष्ट हो रहा है कि बालू का स्तूप कैसा होगा, मुक्त। वह मरुस्थल जो बालू का स्तूप से कैसा है, मुक्त है, अर्थात वह मरुस्थल जिसमें बालू का या फिर रेत के धोरे नहीं पाए जाते, वह कौन सा मरुस्थल होगा, तो वो होगा दोस्तों हमारा बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। यदि इसके परसेंट की बात करते हैं तो वो है दोस्तों 41.50%। देखो, बालू का स्तूप जो मुक्त मरुस्थल है ये कितना प्रतिशत है, तो ये है हमारा 41.50%। ये कौन सा मरुस्थल है, ये है बालू का स्तूप। यहां पर बालू का नहीं पाई जाती। अब यहाँ बालू का नहीं पाई जाती तो यहाँ क्या पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पाई जाती है क्या, चट्टानें। क्या पाई जाती हैं, चट्टानें। अब देखिए, चट्टानों के बारे में हमने पहले बात कर ली है कि जो थार का मरुस्थल है इसमें पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर और इधर फलौदी जोधपुर तक एक जो त्रिभुजाकार ट्रायंगल जो संरचना है उसको कहा जाता है दोस्तों क्या, हमादा। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमादा। अब देखिए, ये वाला हम पहले बात कर चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं दोबारा से। यहाँ पर हमने बात की थी दोस्तों किसकी, पोखरण की, और ये किस कहाँ पर है, तो ये है हमारे कहाँ, जैसलमेर में। उसके बाद में यहाँ पर हमने बात की थी वो था हमारा बालोतरा। कौन सा, बालोतरा। और बालोतरा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा बाड़मेर जिले के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करते हैं तो एक और स्थान जिसका नाम है क्या, फलौदी। कौन सा, तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा, फलौदी। और फलौदी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारे जोधपुर जिले के अंतर्गत।
ये एक हमने संरचना की बात की थी दोस्तों, इसको कहा जाता है क्या? हमादा। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता था क्या दोस्तों? हमारा हेमादा। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हमादा। अब ये जो हमादा प्रदेश है ये कैसा है? तो ये है दोस्तों कौन सा? चट्टानी। कौन सा? चट्टानी। या फिर इसको कहते हैं दोस्तों पथरीला। कौन सा? पथरीला। जो पथरीला भाग पाया जाता है जिसको कहा जाता है दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? तो यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों क्या? हमारी चट्टाने। और चट्टाने भी कैसी पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं अवसादी। कौन सी? अवसादी परतदार चट्टान। अवसादी परतदार जो चट्टानों का जो प्रदेश पाया जाता है उसको कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। अब देखिए ये बालू का स्तूप जो मुक्त मरुस्थल है इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक करते हैं दोस्तों हम किसका? हमादा का। एक बात करते हैं दोस्तों इसके चारों तरफ हमने एक और संरचना की बात की थी, वो था दोस्तों हमारा क्या? रैग। क्या था दोस्तों? रैग। इसको क्या कहा जाता है? इसके चारों तरफ तो पाई जाती है वो तो होता है दोस्तों रेत। और रेत और हमादा, रेत को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो वो कहते थे हम क्या? इर्ग। क्या कहा था? वो कहा था हमने इर्ग। इर्ग और हमादा इन दोनों के बीच का जो मिक्सअप क्षेत्र है उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? हमारा रैग। क्या कहा जाता है? रैग। इसके अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? पहला हमादा, दूसरा रैग। और एक बात करते हैं दोस्तों लाठी सीरीज। किसकी बात करते हैं? तो वो बात करते हैं लाठी सीरीज। और एक बात करते हैं दोस्तों किसकी? चांदन नलकूप की। किसकी बात करते हैं? चांदन नलकूप की। और चांदन नलकूप के बाद में इसके बारे में जो बात करते हैं तो वो करते हैं दोस्तों कौन सा? आकलवुड। आकलवुड फोसिल पार्क की। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों तो वो की जाती है दोस्तों हमारे किसके बारे में? वो की जाती है कुलधरा ग्राम के बारे में। ये जो हमारा चट्टानी प्रदेश है, चट्टानी मरुस्थल है, या फिर जो थार का बालू का स्तूप जो मुक्त मरुस्थल प्रदेश है, इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे? तो एक हमादा, एक रैग, एक होता है लाठी सीरीज, एक चांदन नलकूप, एक आकलवुड फोसिल पार्क, एक है दोस्तों हमारा कुलधरा ग्राम। तो देखिए इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग में डालो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, इसमें 2 लाइन लिखो आप। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल वह मरुस्थल होता है। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल वह मरुस्थल होता है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। बालू का स्तूप मरुस्थल, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल वह मरुस्थलीय भाग होता है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। यहाँ पर चट्टानी भाग पाया जाता है। यहाँ पर चट्टानी भाग पाया जाता है जिसके अंतर्गत परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जिसके अंतर्गत परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। बालू का स्तूप, अगली लाइन से लिखो, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल के अंतर्गत, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल के अंतर्गत हमादा एवं रैग का अध्ययन किया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल के अंतर्गत हमादा एवं रैग का अध्ययन किया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल के अंतर्गत हमादा व रैग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत लाठी सीरीज, इसके अंतर्गत लाठी सीरीज, चांदन नलकूप, आकलवुड फोसिल पार्क,
एवं कुलधरा ग्राम एवं कुलधरा ग्राम का अध्ययन किया जाता है। बालूका स्तूप मुक्त मरुस्थल के अंतर्गत हमादा एवं रैग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत लाठी सीरीज, चांदन नलकूप, आकलवुड फॉसिल पार्क और कुलधरा ग्राम का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमादा और रैग। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि हमादा क्या होता है और रैग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी लाठी सीरीज, चांदन नलकूप, आकलवुड फॉसिल पार्क और एक है हमारा कुलधरा ग्राम, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।